हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माई चैनल। ये वीडियो सेमेस्टर 4 के स्टूडेंट्स जिनका मेजर ज्योग्राफी है उनके लिए है, जो भी से अपनी यूजी की स्टडी कर रहे हैं। तो आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे झारखंड के प्राकृतिक संसाधन, मृदा और जल के बारे में उस और उससे संबंधित कुछ क्वेश्चंस एंड आंसर। तो चलिए शुरू करते हैं। प्राकृतिक संसाधन और मृदा जल। मैंने इससे पहले 8 चैप्टर्स करवा दिए हैं झारखंड के भूगोल की सीरीज में। चैप्टर्स वीडियो में 8 कंप्लीट किया हुआ है। अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो जाएं और देखें। तो हम इस चैप्टर का स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है, झारखंड की मिट्टी का वर्गीकरण करते हुए विस्तार से विश्लेषण कीजिए। कह रहा है झारखंड एक प्राचीनतम भूखंड है, अतः यहाँ पूर्ण विकसित मिट्टियाँ मिलती है। संपूर्ण झारखंड क्षेत्र का पठारी भूभाग नीस तथा ग्रेनाइट चट्टानों की आधारभूत संरचना से निर्मित है, जो लाल मिट्टी के रूप में संपूर्ण क्षेत्र में विस्तृत है। झारखंड में मृदा परिच्छेदिका की विभिन्न परतों का स्पष्ट विकास हुआ है। मात्र जलोढ़ मिट्टी जो सीमित क्षेत्र पर पाई जाती है, इस मिट्टी में परिच्छेदिका का विकास नहीं हुआ है। तो ये था कुछ हमारे झारखंड में मिट्टियों के बारे में। आगे कहा जा रहा है कि इसको कितने भागों में बांटा गया है। तो हमारे झारखंड की जो मिट्टियाँ हैं उसे 5 भागों में बांटा गया है। लाल मिट्टी, रेड सॉइल, काली मिट्टी जिसे हम रेगड़ मिट्टी भी कहते हैं, लेटेराइट मिट्टी, बलुई मिट्टी और जलोढ़ मिट्टी। और नीचे इसके सभी सभी मिट्टी जो है उसके एक्सप्लेनेशन दिए गए हैं, व्याख्या किए गए हैं। वो देखते हैं। लाल मिट्टी कह रहा है राज्य के अधिकांश भाग पर लाल मिट्टी का विस्तार है। इसको सबसे अच्छा विकास आर्कियन युग की चट्टानों, मुख्यतः आर्कियन ग्रेनाइट तथा नीस क्षेत्र में हुआ है। मतलब लाल मिट्टी का ज़्यादातर लाल मिट्टी कहाँ पे मिलती है? तो जहाँ पे आर्कियन ग्रेनाइट युग वाला जो क्षेत्र है वहाँ पे। कहा जा रहा है राज्य के 90% क्षेत्र पर आर्कियन युग की चट्टानें मिलती है। इस मिट्टी में उर्वरता का स्तर निम्न पाया जाता है। इसमें जल ग्रहण क्षमता कम पाई जाती है। लाल मिट्टी में जल ग्रहण क्षमता कम पाई जाती है। फिर आगे है इस मिट्टी के बारे में। इस मिट्टी में मैग्नीशियम, नाइट्रोजन, फॉस्फेट तथा ह्यूमस के अंश कम मात्रा में मिलते हैं। मतलब इसमें कह सकते हो कि उर्वरक क्षमता कम होती है। ह्यूमस वगैरह, फॉस्फेट, मैग्नीशियम, नाइट्रोजन कम मात्रा में पाई जाती है। लेकिन बोला जा रहा है जबकि पोटास का अंश अधिक मात्रा में होता है। इस मिट्टी में मोटे अनाज, मूंगफली, गन्ना, रागी, चावल आदि की कृषि की जाती है। अगला है काली मिट्टी, जिसे रेगर मिट्टी भी कहा जाता है। कह रहे कि वनस्पति के अंशों के आधिक्य के कारण ही इसका रंग काला होता है। राज्य की राजमहल ट्रैप क्षेत्र में मुख्यतः काली मिट्टी का विकास हुआ है। इसमें लोहा, एल्युमिनियम के यौगिक, पोटास, चूना, कार्बोनेट तथा एल्युमिनियम के साथ साथ ह्यूमस भी पाया जाता है। यह वर्षा काल में चिपचिपी बन जाती है और जल सूख जाने पर इसमें दरारें पड़ जाती हैं। इस मिट्टी को रूसी भाषा में चर नोज्म भी कहते हैं। इस मिट्टी में गेहूं और कपास की खेती सफलता के साथ प्रचुर मात्रा में किया जाता है। अगला मिट्टी है लेटेराइट मिट्टी। कह रहा है लेटेराइट मिट्टी का स्वरूप ईंट जैसा होता है। भीगने पर ये कोमल और सूखने पर कठोर डलीदार हो जाती है। इस मिट्टी को 2 वर्गों में रखकर अध्ययन कर सकते हैं। तो पहला बोला जा रहा है उच्च स्तर की लेटेराइट, इसका विकास प्रमुख रूप से पाट क्षेत्रों में हुआ है। और दूसरा बोल रहा है कि निम्न स्तर की लेटेराइट, जिसका विकास पूर्वी सिंहभूम के दक्षिणी पूर्वी किनारे तथा राजमहल ट्रैप के पूर्वी किनारों पर मुख्य रूप से हुआ है। ये मिट्टी सामान्यतः लोहे, एल्युमिनियम से समृद्ध होती है, किंतु इसमें नाइट्रोजन, पोटास, पोटेशियम, चूना तथा जैविक पदार्थ की कमी होती है। ये प्रायः
अनुर्वर मिट्टी है, किंतु उर्वरकों के प्रयोग से इसमें चावल, रागी, गन्ना आदि की फसलें उगाई जाती हैं। अगला है बलुई मिट्टी। बलुई मिट्टी के बारे में कहा जा रहा है कि बलुई मिट्टी के कण बड़े बड़े तथा एक दूसरे से अलग रहते हैं। इनमें नमी का अभाव पाया जाता है। झारखंड में दामोदर घाटी क्षेत्र, जो पश्चिम में लातेहार के पूर्वी भाग से पूर्व में धनबाद एवं जामताड़ा तक विस्तृत है, यह बलुई मिट्टी का प्रमुख भूभाग है। यहाँ गोंडवाना क्रम की चट्टानें मिलती हैं। फिर आगे कहा जा रहा है कि इस मिट्टी में लौह अंश की अधिकता, चूने का अंश की कमी पाई जाती है। इनमें ह्यूमस की मात्रा भी कम ही पाई जाती है। गोंडवाना चट्टानों से निर्मित मिट्टियाँ पीली, पतली तथा बलुई प्रकार की है। जहाँ की सेल कार्बोनेशियम प्रकृति की है, वहाँ गहरे काले रंग की मिट्टी का विकास हुआ है। इस मिट्टी का दोन क्षेत्र धान की कृषि का क्षेत्र है। अगला है मिट्टी का प्रकार जलोढ़ मिट्टी। जलोढ़ मिट्टी के बारे में कहा जा रहा है कि यह एक नवीन वर्ग की मिट्टी है। इसमें परिच्छेदिकाओं का विकास नहीं होता है। राज्य के दो भागों में इस मिट्टी का विकास मुख्य रूप से हुआ है। पहला है साहेबगंज का, यह का होगा उत्तर पश्चिमी, उत्तरी और पूर्वी किनारा, और दूसरा पाकुड़ का पूर्वी क्षेत्र में। फिर आगे है जलोढ़ मिट्टी के बारे में कि ये दोनों क्षेत्र गंगा के दक्षिण में विस्तृत है। साहेबगंज के उत्तर एवं उत्तर पश्चिम भाग में पुरातन जलोढ़ यानी कि बांगर एवं पूर्वी भाग में पाकुड़ क्षेत्र में नवीन जलोढ़ यानी कि खादर का विस्तार। इस मिट्टी में चूना एवं पोटास की प्रधानता पाई जाती है। यह मिट्टी सर्वाधिक उपजाऊ है। इस मिट्टी में गेहूँ, मक्का, चना, दलहन की कृषि की जाती है। एंड ये रहा झारखंड का मैप, जिसमें वो मैंने पांचों सॉइल जो पाए जाते हैं हमारे झारखंड में वो मैंने दिखाया हुआ है। रेड सॉइल बताया गया था कि 90% भूभाग पर पाया जाता है हमारे झारखंड के। देख रहे होगे आप सब, ये जो दिख रहा है ना, ये लाइन लाइन सीधी सीधी, ये है रेड सॉइल यानी कि लाल मिट्टी, जो कि हमारे झारखंड में 90% तक फैली हुई है, पाई जाती है। फिर है रेगर ब्लैक सॉइल, जो कि देख रहे हो आप लोग राजमहल क्षेत्र वाले एरिया में दिख रहा है। फिर है सैंडी लूम, जो कि यहाँ पे पाया जाता है यानी कि बलुई मिट्टी। फिर था लेटराइट सॉइल, जो कि देख रहे होगे कि यहाँ पे इन क्षेत्रों में पाया जा रहा है, जो कि कम मात्रा में। फिर एल्यूवियल सॉइल देख रहे होगे कि यहाँ पे देख रहे होगे, अभी हमने पढ़ा था जलोढ़ मिट्टी इधर पाई जाती है साहेबगंज और पाकुड़ के क्षेत्रों में। अब आते हैं अगला प्रश्न की ओर। कह रहा है मिट्टी या मृदा के अपरदन से क्या तात्पर्य है, इसके क्या कारण है। मृदा अपरदन क्या है, इसके क्या कारण है, यानी मृदा अपरदन कैसे होता है, क्या कारण हो सकता है। और मृदा संरक्षण यानी मृदा अपरदन को रोकने के लिए, मृदा संरक्षण करने के लिए विधियों की व्याख्या कीजिए। उत्तर है मृदा अपरदन का तात्पर्य मिट्टी के कटाव तथा क्षरण है। झारखंड क्षेत्र के पठारी भागों में मिट्टी के अपरदन की समस्या विकराल रूप धारण करती जा रही है। इसका मुख्य कारण यहाँ के उच्चावच में असमानता का होना है। साथ ही साथ झारखंड उच्च आर्द्र क्षेत्र में स्थित है। कहा जा रहा है आगे, उच्च भूभागों में नदियां नालों निकलते हैं और वृक्षाकार प्रवाह प्रणाली का निर्माण करते हैं। राज्य में अत्यधिक वर्षा के कारण भूमि की ऊपरी परत का क्षरण अधिक होता है। अब बताया जा रहा है कि इसका कारण क्या है, मृदा अपरदन का मुख्य कारण क्या है। तो पहला है वन विनाश, डिफोरेस्टेशन। कह रहे कि अनेक शताब्दियों से मानव ईंधन एवं घरेलू कार्यों के लिए निर्भयता पूर्वक वनों को नष्ट करता रहा है। घास के क्षेत्रों को कृषि या आवासीय भूमि में बदलता रहा है। इस कार्य से भूमि के रक्षात्मक तत्व धरातल पर प्रवाहित होने वाले वर्षा जल के साथ घुलकर चले जाते हैं। इससे मिट्टी का उपजाऊपन नष्ट हो जाता है। तो इस तरह मिट्टी का क्षरण होता है और अपरदन होता है। अब कह रहा है अतिचारण, ओवर ग्रेजिंग, अनियंत्रित पशुचारण से मिट्टी अपरदन
अधिक होता है। पशु वनस्पति विशेष तौर से घास तथा छोटे पौधों को जड़ से उखाड़ देते हैं, जो मिट्टी को पकड़े रखते हैं। इसके उखड़ने से मिट्टी ढीली हो जाती है, जो शीघ्र ही अपरदित हो जाती है। अगला कारण है कृषि का अवैज्ञानिक ढंग, यानी जो हम लोग कृषि करते हैं उसमें अवैज्ञानिक तरीके से जो कृषि करते हैं उसके कारण से भी मिट्टी का क्षरण होता है, अपरदन होता है, मिट्टी का अनिम्नीकरण होता है। फिर कह रहा है कृषि के अवैज्ञानिक ढंग अपनाकर किसान स्वयं मिट्टी का क्षरण बढ़ाता है। अगला कारक है झूमिंग कृषि प्रणाली। झारखंड एक जनजातीय बाहुल्य राज्य होने के कारण यहाँ सदियों से स्थानांतरण यानी कि झूमी कृषि होती आई है। इस कृषि प्रणाली के अंतर्गत वनों काट कर उनमें आग लगाकर उनकी राख द्वारा भूमि को कृषि योग्य बनाया जाता है, जिससे मृदा का क्षरण होता है। अब है मृदा संरक्षण की विधि, मतलब हम इसे कम कैसे कर सकते हैं या इसका संरक्षण कैसे कर सकते हैं, इसको रोक कैसे सकते हैं। तो कह रहा है कि मृदा संरक्षण का शाब्दिक अर्थ मृदा अपरदन को रोककर मिट्टी की रक्षा करने से है। मृदा एक महत्वपूर्ण संसाधन है जो राज्य की अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, इसलिए मिट्टी का संरक्षण आवश्यक है। मिट्टी संरक्षण के निम्न विधियां नीचे दी गई है, तो देखते हैं हम किस प्रकार मिट्टी के संरक्षण कर सकते हैं। तो पहला है नवीन वन क्षेत्रों का विकास एवं उजड़े हुए वन का पुनः लगाना। दूसरा है समूच रेखीय जुताई करना, वैदिकीकरण, पलवार बनाना। अगला है फसल चक्र के द्वारा पट्टीदार कृषि कर, स्थानांतरित कृषि पर प्रतिबंध लगाकर, पशुचारण पर नियंत्रण करके, अवनालिका नियंत्रण करके और बाढ़ क्षेत्रों का संरक्षण करके। आगे कहा जा रहा है मृदा संरक्षण को सफल बनाने के लिए सरकार बंजर भूमि विकास कार्यक्रम के अंतर्गत वृक्षारोपण, नदी घाटी योजना के अंतर्गत मिट्टी संरक्षण, सामाजिक वानिकी तथा जनजातीय योजना चला रही है। तो ये है मिट्टी संरक्षण को, मतलब मिट्टी संरक्षण करने के कुछ उपाय। अगला प्रश्न है झारखंड में जल संसाधन का उपयोग तथा उसके संरक्षण को विस्तार से समझाइए। तो चलिए देखते हैं झारखंड में जल संसाधन का उपयोग किस तरह से और उसका संरक्षण को विस्तार से समझते हैं। कह रहा है उत्तर में जल जीवन का आधार है। यह पृथ्वी के लगभग 2/3 भाग पर विस्तृत है। यूनाइटेड नेशन रिपोर्ट के अनुसार पृथ्वी की सतह पर लगभग 1400 मिलियन घन किलोमीटर जल है, जो पृथ्वी को 3000 मीटर गहरी परत से ढक सकता है। जल संसाधन एक प्राकृतिक वरदान है जिसके बिना जैव जगत का विकास संभव नहीं है। आगे कह रहा है झारखंड का कुल जल संसाधन 28781 बिलियन घन मीटर होने के अनुमान है, जिसका 82.7%, जो कि यहाँ पे नंबर दिया गया, मैं नंबर पढ़ नहीं रही हूँ सतह जल तथा 17.3 भूमिगत जल के रूप में विद्यमान है। झारखंड के लिए जल संसाधन का संरक्षण बहुत आवश्यक है, क्योंकि यहाँ वार्षिक वर्षा का औसत 125 से 150 सेंटीमीटर के मध्य है। दूसरा कारण यहाँ के अधिकांश भाग में आर्कियन ग्रेनाइट तथा नीस चट्टानें हैं, क्योंकि इनमें छिद्रता काफ़ी कम होती है। इसके अतिरिक्त खनन, औद्योगिकीकरण एवं नगरीकरण के कारण जंगलों का तीव्र गति से विनाश आदि है। संपूर्ण राज्य पहाड़ी सतह का क्षेत्र है। इसमें वर्षा का जल रुक नहीं पाता है। यहाँ जल का भंडार सीमित है। इसलिए बोला जा रहा है कि इसलिए जल का संरक्षण आवश्यक है। झारखंड राज्य में जल संसाधन के उपयोग हेतु अनेक परियोजनाएं प्रारंभ किए गए हैं, परंतु अनियमित एवं मौसमी वर्षा, वनों की कटाई और मृदा अपरदन से जल धारण क्षमता घटी है, जिससे भूजल स्तर में गिरावट आई है। आगे कह रहा है कि झारखंड में अपनाए गए जल संरक्षण की पारंपरिक एवं आधुनिक पद्धति यहाँ इस प्रकार है। पहला है पारंपरिक उपाय, यानी कि पारंपरिक उपाय करके हम जल का संरक्षण किस प्रकार कर रहे हैं। तो कह रहा है गाँव में छोटे छोटे तालाब
एवं खेतों तक पानी पहुंचाने के लिए पाइन या फिर नालियां बनाई जाती हैं। दूसरा कह रहा है कि बरसाती पानी को संग्रह करने के लिए तालाब और पोखर बनाया जाता है, जिसका उपयोग सिंचाई और पशुपालन में होता है। तीसरा बोल रहा है कि गांव में सामुदायिक जोहड़ बनाए जाते हैं जो वर्षा जल को रोकती हैं। अब है आधुनिक उपाय। आधुनिक उपाय में बोल रहा है रेन वाटर हार्वेस्टिंग। बोल रहा है घरों और स्कूलों के छत से पानी एकत्रित कर टैंक या जमीन में रिचार्ज पीट के माध्यम से भूजल को पुनः भरा जाता है। दूसरा है लिफ्ट सिंचाई योजना। नदियों और तालाबों से पानी पंप करके खेतों तक पहुंचाना। तीसरा है बांध और जलाशय निर्माण। दामोदर घाटी निगम के तहत अनेक बांध बने हैं जो सिंचाई, जलापूर्ति और बिजली उत्पादन में सहायक हैं। अब चौथा है वनीकरण एवं जलागमन क्षेत्र प्रबंधन। वर्षा जल के संरक्षण हेतु पहाड़ी एवं पठारी क्षेत्रों में वृक्षारोपण एवं जलागम विकास परियोजना चलाई जा रही है। अब इसमें सरकार की क्या पहल है, तो सरकार की पहल है नीर नीर योजना और जल जीवन मिशन के तहत गांव गांव पेयजल उपलब्ध कराने की कोशिश। मनरेगा के तहत आहर, तालाब, चेक डैम, कुएं और सोख्ता गड्ढे का निर्माण। तीसरा है झारखंड जल नीति 2020 में भूजल पुनर्भरण, जल प्रदूषण नियंत्रण और सिंचाई सुविधाओं के विस्तार पर जोर। तो ये था कौन से उपाय किए गए हैं जल संरक्षण के हमारे झारखंड में, पारंपरिक और आधुनिक, और सरकार के द्वारा भी कुछ जो किए गए हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न कह रहा है वर्षा जल संग्रहण क्या है झारखंड में, इसकी आवश्यकता क्यों है, विस्तार से समझाइए। तो देखते हैं कि जल संग्रह क्या है और इसकी आवश्यकता क्यों है। तो कह रहा है वर्षा जल संग्रहण भूमिगत जल की क्षमता को बढ़ाने की तकनीकी है। अर्थात वर्षा जल संग्रहण का तात्पर्य भूमिगत जल की क्षमता को बढ़ाना है। वर्षा का जल जहाँ गिरता है वहीं उसका उपयोग करना वर्षा जल संग्रह कहलाता है। वर्षा जल संग्रहण के अंतर्गत अनेक ढंग है जिसमें से निम्न है। पहला है वर्षा जल को भवनों की छतों से ही एकत्रित कर लेना चाहिए। दूसरा है आसपास होने वाली वर्षा का बहने वाले पानी तालाब आदि में इकट्ठा कर लेना चाहिए ताकि बाद में उसका उपयोग किया जा सके। तीसरा है वर्षा काल में जब नदियों में बाढ़ आई हो तो इस जल का फालतू भूमि में गड्ढे बनाकर भर लेना चाहिए। चौथा है उपयुक्त विधियों से एकत्रित किए गए जल का गंदा होने से बचाना चाहिए। आगे कह रहा है कि झारखंड में इसकी आवश्यकता है ताकि जल की समस्या से निपटा जा सके, यानी जल की समस्या को कम करा जा सके। अब है अगला प्रश्न, झारखंड के गौण मृदा समूह का विश्लेषण करें। तो कह रहा है झारखंड में मुख्य मिट्टियों के अतिरिक्त कुछ गौण मृदा समूह भी झारखंड के विभिन्न भूभाग में पाए जाते हैं जो निम्नलिखित है। मतलब जो भी हमने मिट्टी के प्रकार पढ़े उसके अतिरिक्त भी कुछ मिट्टियां हैं जो पाई जाती हैं। तो कह रहा है अपरदित कगारों की मिट्टियां। कहा जा रहा है तीव्र पर्वतीय ढाल से युक्त भूभागों में पतली एवं पथरीली मिट्टी का विकास हुआ है जिससे उर्वरता प्राय निम्न स्तर का पाई जाती है। सुरगुजा, कुर्थी, मक्का, बोदी आदि की कृषि इस मिट्टी में होती है। इस मिट्टी में अब कह रहा है अब्रक प्रधान मिट्टी। कह रहा है इस प्रकार की मिट्टी का विकास कोडरमा तथा हजारीबाग के अब्रक पट्टी में हुआ है। यह मिट्टी उर्वरता प्रधान है। इसमें बालू के कणों की अधिकता पाई जाती है। यहाँ जल के अभाव में कृषि विकसित अवस्था में नहीं होता है। अगला है उच्च भूमि की धूसर पीली मिट्टी। कहा जा रहा है इस मिट्टी का विकास पलामू तथा गढ़वा के ऊंचे पठारी क्षेत्र में हुआ है। इसका रंग पीला सा धूसर होता है। उर्वरता कभी मध्यम तथा कभी उच्च स्तर की पाई जाती है। अगला कह रहा है धात्विक गुणों से युक्त मिट्टी।
कहा जा रहा है इस मिट्टी का विस्तार पश्चिम सिंहभूम के दक्षिणी भाग में है। इसमें लाल से पीली, कभी कभी गहरी लालिमा युक्त मिट्टी उपस्थित हो जाती है। इस मिट्टी में उर्वरता निम्न स्तर की होने के कारण पशुपालन के लिए उत्तम है। अगला है विभिन्नताओं से युक्त मिट्टी। कहा जा रहा है पश्चिमी सिंहभूम के मध्यवर्ती एवं उत्तरी भाग तथा सरायकेला के क्षेत्र में विभिन्न प्रकार की चट्टानों का विस्तार है, इसलिए इस भूभाग पर विभिन्नताओं से युक्त मिट्टी पाई जाती है। इस क्षेत्र के उच्च भूमि का रंग पीला तथा निम्न भूमि का काला काला धूसर है। इस मिट्टी में उर्वरता की कमी है। अब आगे हैं एक शब्द के प्रश्न उत्तर वाले प्रश्न। तो देखते हैं कपास की मिट्टी किसे कहा जाता है? तो काली मिट्टी को। अगला प्रश्न है झारखंड में सतह जल कितना विद्यमान है? तो 23,789 मिलियन घन मीटर। अगला प्रश्न मसानजोर बांध किस नदी पर निर्मित है? मयूराक्षी नदी पर। तो ये वीडियो यहीं ख़त्म होता है। इस वीडियो में इतना ही। आई होप कि आप लोग को ये समझ में आ रहा हो एंड आपके लिए ये हेल्पफुल भी हो। आशा करते हो कि आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल हो आपके एग्ज़ाम के लिए। और मिलते हैं अगले वीडियो के साथ में। और लाइक करना ना भूलें, सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि हमारी अगली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। ओके, थैंक यू।